हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है प्यारे बच्चों, बेसिकली आपका 10th क्लास है और हम लोग आपका 2024 का जो है एक सॉल्व पेपर कर रहे हैं बेसिकली। तो जो 2024 में जो हमारा पेपर हुआ था, बोर्ड की परीक्षा हुई थी, क्योंकि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा वो 2025 में। तो मैंने कहा था कि हम लोगों को सैंपल कराने का इसलिए मीनिंग है ताकि एक बार हम ओवरऑल जो है एक बार व्यूज बना लें कि भाई हम किन चीजों को ये सोच रहे हैं कि ये चीज नहीं आएगी, वो परीक्षा में है। हम कैसे इन चीजों को आपका रेक्टिफाई करें, कैसे उसको शेड्यूल करें कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, किन किन चीजों को हम लोग माइंड मेकअप करके चलें कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, और हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो ये जो टाइम है, सब बच्चे आराम कर रहे होंगे लेकिन हम लोगों को आराम नहीं करना। हम लोगों को बस 10 घंटे ना पढ़कर हमको 4-5 घंटे मेहनत करनी। हमको कुछ प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा जो है अपना स्ट्रेटेजी बनानी है। उस रणनीति के साथ हम पूरे 7 से 6 महीने, लगभग 8 महीने पूरे बढ़िया हो गए हम लोग अगर आपका लगा देंगे तो मान लीजिए जो सफलता हमको चाहिए जीवन में उसका पहला पड़ाव हम पाएंगे। क्लियर है? तो कल सबसे मैंने ऑप्शंस क्वेश्चन आपको कराए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, पासवर्ड वगैरह पढ़ा होगा और आपने प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ोगे तो कुछ आपने गूगल वगैरह किया होगा, कहीं से आपने सोर्स निकाला होगा इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। ठीक है। अब इसमें हम लोग यहाँ इतना देख लिए थे, तो अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर मुझे कहीं लगा था तो मुझे लगा होगा कि आप लोग थोड़े से अगर ज्यादा कंफ्यूज हुए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन में आप कंफ्यूज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर होती है। तो बच्चों को लग रहा होगा भाई आपका बड़े लेवल और मार्क्स लेवल पर एक ही खेती होती है, उसको बोलते हैं आपका क्या, बागवानी। बागवानी को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। लेकिन हो कौन सी रही थी, रोपण कृषि, यानी कि जो आपका प्लांटेशन है। प्लांटेशन में जानते हो क्या आता है? बेसिकली ये टाइप ऑफ बागवानी ही है, क्योंकि चाय, रबड़, कॉफी, कहवा, इन सब की प्लांटेशन होती है बेटा। तो इसलिए हमने क्या कह दिया इनको, रोपण। सोच आप बिल्कुल सही रहे थे लेकिन कृषि का पैटर्न थोड़ा आपको देखना था। क्लियर है? देखिए इस तरह से कृषि को पढ़ते हैं। गहन कृषि को आप पढ़ेंगे कि बहुत बड़े मार्क्स लेवल प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन जब प्रोडक्शन की बात ना कर कर यहाँ एरिया की बात की थी तो मैंने कहा था ये आपका रोपण हो जाएगा। फिर झारखंड के अंतर्गत कोडरमा मैंने बताया था आपका, ये जो क्षेत्र है कोडरमा की जो खान है वो सिकली किसके लिए, अवरक के लिए। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम पीसीएस में, कि आपका कोडरमा की खान किसके लिए फेमस है। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ठीक। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। फिर है बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में उद्योग में प्रयोग, तो एल्युमिनियम हमने इसमें देखी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बढ़े और सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो काम करना है हमको वो है हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। जैसे उस सूची का नाम बताइए। देखिए इस तरह से आप पॉइंटों को गोल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उस सूची का नाम बताइए जिसमें आने वाले विषय संघ और राज्य सरकार दोनों सामूहिक रूप से कानून बनाती है, यानी कि संघ और राज्य दोनों क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ऐसी कौन सी सूची है? चलिए पहले आप करिए। पूरा मैं आपको लगभग 1 मिनट या 30 सेकंड का समय दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन के बाद मैं आपको आंसर कराऊंगा और आंसर करने के बाद आप उसको कॉपी करेंगे। फिर वापस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यही हमारा प्रोसेस है। चलिए शुरू करें फिर आगे। चलिए, तो आई होप किया होगा आप लोगों ने।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आंसर होगा समवर्ती सूची। और आपको पता होना चाहिए कि इसी समवर्ती सूची पर आपका संघ व राज्य क्या करते हैं, मिलकर आपका कानून बनाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और वन, ये आपके समवर्ती के विषय। इन दो को लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए संघ ने भी कानून बनाया और राज्य ने, दोनों ने अलग अलग कानून बना दिए। ऐसी स्थिति में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, संघ वाले कानून को। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। करिए को। चलिए, हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। व्यक्तियों के बीच, यानी कि जो लोग हैं उनके बीच धार्मिक आस्था, आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को मानते हैं, आप गुरुद्वारे को मानते हैं, आप चर्च को मानते हैं, आप पादरी हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप पारसी हैं, कोई भी है, जैन है, कोई अगर उसके बीच में आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाला कोई व्यक्ति है, वो क्या कहलाता है। What the person is called does no discrimination to other the basis of religion of beliefs, क्या कहते हैं उसको। चलिए, कौन बताएगा। चलिए, शाबाश। चलिए, ध्यान दीजिए, आंसर कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, कि जो व्यक्ति किसी बीच की धर्म नहीं करता उसको क्या बोलते हैं। उसको कहा जाता है धर्म निरपेक्ष। कहा कहा जाता है निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष लिख लीजिए। मैंने गलत लिख दिया, ए के ऊपर है ना कि धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, क्लियर है।
चलिए 2019 में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इसको देखिए, ये पूछा गया है 2019, क्योंकि 19, 20, 21, 22, 23, 24 में 5 साल पूरे हो गए थे। तो यहाँ 19 की जगह आप 2024 भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पेपर 25 में देंगे। कितने में देंगे आप? 2025 में पेपर देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा में, ये 2024 या 19 में, 19 ही मानिए, 2019 में लोकसभा में चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें हासिल की? तो चाहे इसको 24 कर लीजिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की? बताइए। 2024 के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। अभी अभी कुछ दिन पहले आपका चुनाव हुआ और उसी का रिजल्ट आया है और नई सरकार बनी है। किस पार्टी ने आपका सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जीती? बताइए बच्चों। शाबाश। कौन बताएगा? चलिए, तो आंसर नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहते हैं बीजेपी। कर लीजिए। इस बार क्वेश्चन पूछा जाए 243 शीट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। कह रहे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। यानी कि जितना भी लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है वो आपका क्या है, किस प्रकार की है? तो वो आपका पॉलिटिकल, आपका इक्वालिटी पर आपका आधारित है। ठीक। तो ये पूछा गया है कि यह कथन सत्य है या असत्य है, ये हमको देखना है। तो इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, यही बता दूंगा। पढ़िए कि कथन सत्य है या असत्य, बताइए बेटा। तो ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगला है, भूमिगत जल और कच्चा तेल में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है बेटा। कौन बताएगा? कौन सा होगा? ये आपको ध्यान रखना है।
बताइए कौन सा होगा। तो आंसर नंबर 5 का हो गया सत्य। और अब लिखेंगे आंसर नंबर 6 का, हम लिखेंगे भूमिगत जल। क्या लिखेंगे? भूमिगत जल। हो गया। चलिए, तो इसमें क्या होगा? भूमिगत जल। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दिवस, तो आंसर होगा 24 दिसंबर लिख लीजिए। 24 दिसंबर। देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। एनआईसी का पूरा नाम क्या है? एनआईसी। एनआईसी। चलिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक
इंफॉर्मेटिक MATC इंफॉर्मेटिक्स CTIOS। अरे यार एस हो, सॉरी। मैटिक्स इंफॉर्मेटिक्स ए है, इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सेंटर लिख लीजिए। हिंदी में होगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, लिख ले। अगर देखिए, मैंने पहले भी कहा है, NSS के बारे में चाहे उसकी फुल फॉर्म पूछ ले, चाहे उसका स्थापना वर्ष पूछ ले, या NSS की जगह NCC पूछ ले, इन दोनों में से एक ना एक को जरूर पूछता है। और इस बार कोशिश करिए कि NCC को ध्यान रखें। क्लियर है? यह क्या पूछा है? आदर्श वाक्य। क्या होता है NCC का आदर्श वाक्य? शायद यही है। म- मैं नहीं, तुम। ठीक है। तो सबसे पहले आपको NSS की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर है 5 मिनट के बाद, तब तक आप एक बार रिफ्रेशमेंट कर लीजिए, पूरा अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। उस डाउट कोई क्वेरी आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।